चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी अनुपात के मिश्रण में मिला देने से क्या बनता है? तो इससे मिश्रण बनता है। ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो ऐसे तत्व जिनमें धातु और अधातु दोनों के गुण होते हैं उन्हें उपधातु कहते हैं। विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण एक प्रकार से यौगिक है। बारूद क्या है? बारूद एक प्रकार से मिश्रण है। वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी उसका नाम क्या है? तो वह वैज्ञानिक जिसने परमाणु सिद्धांत की खोज की थी उसका नाम जॉन डाल्टन है। परमाणु के नाभिक में कौन से कण होते हैं? तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? तो -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। परमाणु विद्युतन कैसे होते हैं? तो ये उदासीन रूप से होते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। एक भारतीय वैज्ञानिक जिसका नाम एक विशिष्ट मूल कण के साथ जुड़ा हुआ है उनका नाम क्या है? तो वो है बोस साहब। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है उसके तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉन की संख्या पर। किसी परमाणु के परिक्रमण कर रहे किसी इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कैसी होती है? तो सदा धनात्मक होती है। परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मानक क्या है? तो कार्बन 12 परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मात्रक है। न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या कैसी होती है? तो सदा उसके परमाणु क्रमांक से अधिक होती है न्यूक्लियस की द्रव्यमान संख्या। स्थायी नाभिक में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की लगभग संख्याएं समान होती हैं। अगला प्रश्न है, अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किन कणों की सहायता से की? तो अल्फा कणों की सहायता से की। किसी तत्व के रासायनिक गुण किस पर निर्भर करते हैं? तो परमाणु संख्या पर निर्भर करते हैं। मैसॉन के खोजकर्ता कौन है? तो युकावा मैसॉन के खोजकर्ता हैं। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध किससे है? तो चुंबकीय क्वांटम संख्या चक्रण से संबंधित है। किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है? तो इलेक्ट्रॉन की संख्या किसी तत्व के रासायनिक गुण तय करती है। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉन विन्यास क्या होगा? तो पहले कक्ष में 2, दूसरे कक्ष में 8, तीसरे कक्ष में 8, चौथे कक्ष में 2, 2 8 8 2 20 वाले परमाणु इलेक्ट्रॉन का विन्यास होगा। कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? तो सेम ये 20 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाला संरूपण धातु तत्व के लिए है। स्वर्ण पत्र के किसके प्रकीर्णन के अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने स्वर्ण पत्र पर अल्फा कण के प्रकीर्णन से नाभिक की खोज की थी। जब दो इलेक्ट्रॉन एक ही कक्ष में होते हैं तो उनमें क्या पाया जाता है? तो उनमें विपरीत चक्रण पाया जाता है। किसी तत्व के परमाणु की दूसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो 8 हो सकती है। कार्बन परमाणु का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु भार 12 है। नाभिक में प्रोटॉन कितने होंगे? तो नाभिक में प्रोटॉन 6 होंगे। परमाणुिक संख्या Z, परमाणुिक द्रव्यमान A है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो जितना परमाणु की संख्या होगी उतने ही परमाणु में इलेक्ट्रॉन होंगे। यूरेनियम 235 में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो हम 92 में से 235 को प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो 92 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। सोडियम की परमाणु संख्या 11 है। द्रव्यमान संख्या परमाणु का द्रव्यमान 23 है। इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्रमशः कितने होंगे? तो 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 12 न्यूट्रॉन होंगे और प्रोटॉन भी 11 होंगे सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरेनियम 238 में प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? तो हम इसमें 238 में से 92 माइनस कर देंगे तो 146 प्रोटॉन की संख्या निकल आएगी। किसी तत्व के परमाणु भार से संबंधित सर्वाधिक उपयुक्त कथन क्या है? तो द्रव्यमान संख्या के विपरीत एक तत्व का परमाणु भार भिन्न भिन्न हो सकता है, उपयुक्त कथन है।
परमाणु की प्रभावी त्रिज्या कितनी होती है? तो 10 के ऊपर -10 मीटर परमाणु की प्रभावी त्रिज्या होती है। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 35 है, उसमें 18 इलेक्ट्रॉन हैं, तो प्रोटॉन कितने होंगे? तो प्रोटॉन भी 18 ही होंगे। किसी तत्व के परमाणु क्रमांक दे 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो तत्व का द्रव्यमान कितना होगा? तो द्रव्यमान हो जाएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी कि 4 इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। ऋणावेशित परमाणु में प्रोटॉन की संख्या कितनी होती है? तो परमाणु के इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम ऋणावेशित परमाणु में ऋणायन में प्रोटॉन की संख्या होती है। नाभिक की खोज के लिए जब धातु के पतले पद्र पर अल्फा कण की बौछार की थी तो क्या हुआ था? तो अधिकांश अल्फा कण धातु की पन्नी को बिना विक्षेपण करके पार चले गए थे। तत्वों की प्रकृति कैसे ज्ञात कर सकते हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण से तत्वों की प्रकृति ज्ञात कर सकते हैं। किसके निर्धारण से किसी तत्व की परमाणु संख्या की सहायता नहीं होती है? तो नाभिक में विद्यमान न्यूट्रॉन की संख्या से परमाणु संख्या सहायक नहीं होती है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बैकरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की थी। रेडियोधर्मी पदार्थ क्या उत्सर्जित करते हैं? तो अल्फा बीटा गामा कण रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करते हैं। अल्फा बीटा किरण किसने खोजी थी? तो रदरफोर्ड ने अल्फा बीटा किरणों की खोज की थी। किस वैज्ञानिक ने गामा किरणों की खोज की थी? तो रदरफोर्ड ने गामा किरणों की खोज की थी। अल्फा किरणें कैसी हैं? तो हीलियम प्लस आयन से बनी होती हैं, हीलियम प्लस आयन के समान होती हैं अल्फा किरणें। बीटा किरणें कैसी हैं? तो ऋणावेशित आयन के ऋणावेशित होती हैं बीटा किरणें। किसमें ऋणावेश होता है? तो गामा किरणों में। बीटा किरणें कैसी होती है? तो ऋण आवेशित कणों से बनती हैं बीटा किरणें। गामा किरणें कैसी होती हैं? गामा किरणें यहाँ पर उदासीन किरणें हो जाएंगी। गामा किरणें क्या होती हैं? तो रेडियो पदार्थों द्वारा उत्सर्जित उच्च ऊर्जा युक्त किरणें। नाभिकीय विखंडन के दौरान श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए न्यूट्रॉन का अवशोषण करने हेतु किसका प्रयोग करते हैं? तो बोरोन की छड़का या बोरोन का प्रयोग करते हैं। सोडियम में एक बीटा उत्सर्जन के बाद में क्या बनेगा? तो मैग्नीशियम बन जाएगा। किसी रेडियोधर्मी पदार्थ की मात्रा को दोगुना कर दिया जाए तो रेडियोधर्मी क्षरण की दर क्या होगी? तो मात्रा बदलने पर क्षरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अपरिवर्तित रहेगी। एक रेडियोक्टिव पदार्थ की अर्धायु 4 महीने की है, 3/4 भाग खत्म होने में कितना समय लगेगा? तो 8 महीने का समय लग जाएगा। पृथ्वी की आयु का आकलन कैसे करते हैं? तो यूरेनियम डेंटिंग विधि से करते हैं। रेडियो कार्बन डेंटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो जीवाश्म की आयु का निर्धारण होता है। परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? तो ऑटो हॉर्न ने परमाणु बम का आविष्कार किया था। परमाणु शक्ति संयंत्र किस सिद्धांत पर काम करता है? तो विखंडन के सिद्धांत पर काम करता है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है? तो विखंडन की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। सूर्य से ऊर्जा उत्सर्जित होती है, तो सूर्य से नाभिकीय संलयन के द्वारा ऊर्जा उत्सर्जित होती है। कौन सा पदार्थ नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है? तो भारी जल नाभिकीय रिएक्टर में मंदक का काम करता है। विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है, तो परमाणु बम में ऊर्जा मुक्त करने के लिए विखंडन की प्रक्रिया उत्तरदायी होती है। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है, कारण क्या है? तो कोबाल्ट 60 गामा किरणें उत्सर्जित करता है, इसीलिए विकिरण चिकित्सा में उपयोग होता है। हाइड्रोजन बम के सिद्धांत पर काम करता है, तो अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया के सिद्धांत पर हाइड्रोजन बम काम करता है। एक रेडियोधर्मी पदार्थ की अर्ध आयु 10 दिन की है, इसका मतलब क्या है? तो पदार्थ का 3/4 भाग विघटित होने में 20 दिन का समय लगेगा। 20 दिन में 3/4 भाग विघटित हो जाएगा। एक रेडियोधर्मी तत्व जिसके भारत में बड़े भंडार हैं तो वह है थोरियम। कल्पक्कम के फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर में किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें समृद्ध यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। कार्बन डेंटिंग किसकी आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग होती है? तो जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए प्रयोग की जाती है। किसी तत्व के समस्थानिक के बीच अंतर किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होते हैं? तो न्यूट्रॉन की भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है।
हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक को क्या कहते हैं? तो ट्राइटियम कहते हैं। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? तो 3 है। सर्वाधिक समस्थानिक किसके हैं? पोलोनियम के हैं। पोलोनियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी है? 27 समस्थानिक होते हैं। आइसोटोन क्या होते हैं? तो समान संख्याओं में न्यूट्रॉन जो होते हैं उन्हें आइसोटोन कहते हैं। वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होती है सम इलेक्ट्रॉनिक कहलाते हैं। किसके उत्सर्जन से समभारिक बनते हैं? तो बीटा किरणों के उत्सर्जन से समभारिक बनते हैं। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में कैंसर जैसे रोगों में प्रयुक्त होता है। क्यों? क्योंकि यह गामा किरणें उत्सर्जित करता है। रक्त कैंसर ल्यूकेमिया को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रेडियो आइसोटोप कौन सा है? तो कोबाल्ट 60 उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो लिटमस पत्र का प्रयोग करते हैं अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए। अम्ल पदार्थ वह है जो प्रोटॉन देता है। जल में घुलनशील बेस क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? तो हाइड्रोजन आयन प्रदान करते हैं। भस्मों का स्वाद कैसा होता है? तो बेस का स्वाद खारा होता है। राइट आंसर। किसी एक सामान्य व्यक्ति के रक्त में पीएच स्तर क्या होगा? तो 7.35 से 7.45 पीएच रक्त का होता है। दूध का पीएच 6.5 से 6.6 तक होता है। जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं वे क्या कहते हैं? तो सामान्य लवण कहलाते हैं। जल में सामान्य लवण के घोल में क्या होता है? तो सोडियम के धनात्मक आयन और क्लोरीन के ऋणात्मक आयन होते हैं। लवण जो जल को अवशोषण करता है तो हाइग्रोस्कोपिक लवण कहलाता है। पीएच मूल्यांकन क्या दर्शाता है? तो किसी घोल के अम्लीय क्षारीय होने का मूल्यांकन। अमोनियम क्लोराइड का जलीय विलयन कैसा होगा? तो क्षारीय होगा। H2O का जलीय विलयन NaOH के भरी परख नलियों के विलयन में विभेद कैसे कर सकते हैं? तो H2O और NaOH दोनों को अगर चेक करना है तो हम लिटमस पेपर से चेक कर सकते हैं। कौन सा है? लाल लिटमस पत्र के द्वारा इन्हें हम चेक कर सकते हैं। H2CO3 कैसा लवण है? तो अम्लीय लवण है। किस लवण का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा? तो Na2CO3 का जलीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देगा। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल प्रकृति में अम्लीय होता है। क्यों? क्योंकि इसमें लवण हाइड्रोलाइसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसका दाब क्या होगा? तो आयतन कम करने पर उसका दाब बढ़ जाता है। समान ताप और दाब पर गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। किसका नियम है? ये एवोगैड्रो का नियम है। गैसों के विशरण का नियम किसने दिया था? तो ग्राहम ने गैसों के विशरण का नियम दिया था। वायु से हल्की गैस कौन सी है? तो अमोनिया वायु से हल्की गैस है। किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? तो किसी गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का 2 गुना होता है। किसी पिंड के उस गुणधर्म को क्या कहते हैं जिससे वह सीधी रेखा में या विराम या एक समान गति की स्थिति में किसी भी परिवर्तन का विरोध करता है? तो किसी भी पिंड के इस गुणधर्म को जड़त्व कहा जाता है। न्यूटन के पहले नियम को क्या कहते हैं? तो न्यूटन के पहले नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। पारसेक क्या है? तो पारसेक जो है दूरी की सबसे बड़ी इकाई है। वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण क्या है? तो अपने घनत्व के कारण वायुमंडल में बादल जो है तैरते हैं। समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है? तो समुद्र में तैरते हुए आइसबर्ग बर्फ के टुकड़े का 1/10 भाग समुद्र की सतह के ऊपर रहता है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। पानी का घनत्व अधिकतम कितने पर होता है? तो 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। वस्तु की मात्रा बदलने पर क्या अपरिवर्तित रहेगा? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर घनत्व जो है अपरिवर्तित रहेगा। तैराक को नदी के मुकाबले समुद्र के पानी में तैरना आसान लगता है। क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी का घनत्व साधारण पानी से ज़्यादा होता है, इसीलिए
यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या 1% कम हो जाए तब पृथ्वी के तल पर g का मान कितना हो जाएगा? तो पृथ्वी के तल पर g का मान 2% बढ़ जाएगा। ऊंचाई की जगहों पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबलने लगता है? क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है, अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है, इसीलिए ऐसा होता है। कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा क्या होगी? तो m0 t mLT1, m के ऊपर 0 की घात, l के ऊपर 1 की घात और t के ऊपर 0 की घात। ये जो है कोणीय संवेग एवं रेखीय संवेग के अनुपात की विमा होगी। बर्नौली प्रमेय किस पर आधारित है? तो बर्नौली प्रमेय ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? तो लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का प्रमुख कारण पृष्ठ तनाव है। ब्लॉटिंग पेपर द्वारा स्याही को सोखने में किसका प्रयोग होता है? तो केशिकत्व की घटना, केशिकत्व अभिक्रिया की परिघटना का प्रयोग होता है। यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो g का मान कैसा हो जाता है? तो यदि हम भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर जाते हैं तो g का मान बढ़ता है। शरीर का वजन ध्रुवों पर अधिकतम होता है। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्र तल पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है। क्यों? क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी तल की तुलना में अति अल्प होता है, इसीलिए। जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? तो जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लेकर आया जाता है तो इसका भार बदल जाता है, परंतु द्रव्यमान नहीं बदलता है। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो, तब लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। एक व्यक्ति पूर्णतः चिकने बर्फ पर क्षैतिज समतल के मध्य में विराम स्थिति में है। न्यूटन के किस या किन नियम का उपयोग करके वह अपने आप को तट तक ले जा सकता है? तो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, तीसरे नियम का प्रयोग करके बर्फ के टुकड़े पर से वो जमीन के ओर अपने आप को ले जा सकता है। 20 किलोग्राम वजन को जमीन से ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़े रखने के लिए जो कार्य होता है वो कितना होता है? तो वो 0 जूल कार्य होता है। यदि एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर उसे विस्थापित नहीं कर पाता है तो वो क्या काम करता है? तो वो कोई भी काम नहीं करता है। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है। क्यों? तो शक्ति संरक्षण के लिए संतुलित, अपने आप को संतुलित बनाए रखने के लिए वह आगे की ओर झुक जाता है। पीसा की ऐतिहासिक मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है, कारण क्या है? तो पीसा की मीनार तिरछी होते हुए भी नहीं गिरती है। क्यों? क्योंकि इसके गुरुत्व केंद्र में जाने वाली ऊर्ध्वाधर रेखा जो है इसके आधार से होकर जाती है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण के साथ में गिराई जा रही है। 3 सेकंड के बाद में उसका वेग क्या होगा? तो मल्टीप्लाई बाई 3 कर देंगे तो 29.4 मीटर प्रति सेकंड उसका वेग हो जाएगा। एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है, गुरुत्व जनित त्वरण 10 मीटर प्रति सेकंड है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण 6 हो इसके बटे का, तो चंद्रमा पर वस्तु का भार कितना हो जाएगा? तो चंद्रमा पर वस्तु का भार 100 किलोग्राम ही रहेगा। चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान कितना रहेगा? तो द्रव्यमान 100 किलोग्राम ही रहेगा। पावर शक्ति का, पावर या शक्ति का ऐसा ही मात्रक वॉट किसके समतुल्य होता है? तो ये होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, सेकंड क्यूब। भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार कैसा रहता है? तो भारहीनता की अवस्था में एक मोमबत्ती की ज्वाला का आकार वही रहेगा। एक केशनली में जल की अपेक्षा एक तरल अधिक ऊंचाई पर चढ़ता है, इसका कारण क्या है? तो तरल का पृष्ठ तनाव जल की अपेक्षा अधिक है, इसीलिए एक केशनली में जल की अपेक्षा तरल जो है अधिक ऊंचाई तक चढ़ता है। गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया? तो न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किया।
ऊर्जा संरक्षण का आशय क्या है? तो ऊर्जा का ना तो सृजन हो सकता है और ना ही विनाश ऊर्जा संरक्षण का आशय है। पास्कल किसकी इकाई है? तो पास्कल जो है दाब की इकाई है। राइट आंसर हो जाएगा। 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब किसके बराबर होता है? तो 0.1 बार के बराबर होता है। क्यूसेक से क्या मापते हैं? तो क्यूसेक से जल का बहाव मापा जाता है। किसी पिंड का भार कहाँ पर अधिक होता है? तो ध्रुवों पर अधिक होता है। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट त्वरण के साथ नीचे जा रही हो। कौन सी ऊंचाई भू स्थिर उपग्रहों के लिए है? तो 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर भू स्थिर उपग्रह स्थापित किए जाते हैं। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज किस देश से थे? तो ग्रीस से संबंधित थे आर्किमिडीज। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण क्या है? तो आसंजक बल का अभाव पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर ना चिपकने का कारण है। तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द कैसे घूमता है? तो तुल्यकारी उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। पहिए में बॉल बेयरिंग का काम क्या है? तो स्थैतिक घर्षण को गतिज घर्षण में बदलना पहिए में बॉल बेयरिंग का मुख्य काम है। जल के आयतन में क्या परिवर्तन होगा यदि तापमान 9 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरकर 3 डिग्री हो जाए? तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। एक झील में तैरने वाली इस्पात की नाव के लिए नाव द्वारा विस्थापित पानी का भार कितना होगा? तो नाव के उस भाग के बराबर होगा जो झील में पानी की सतह से नीचे है। किसी कालीन की सफाई के लिए यदि उसे छड़ी से पीटा जाए तो उसमें कौन सा नियम लागू होता है? तो गति का पहला नियम उसमें लागू होता है। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्यों? क्योंकि बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, इसीलिए ऐसा हो पाता है। लोलक का आवर्तकाल टाइम पीरियड किस पर निर्भर करता है? तो लंबाई के ऊपर निर्भर करता है। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं, क्यों? तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना हो जाएगा? तो 2% उसका आवर्तकाल बढ़ जाएगा। यदि लोलक की लंबाई 4 गुनी कर दी जाए तो लोलक के झूलने में कितना समय लगेगा? तो 2 गुना समय लगेगा। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि कैसी हो जाती है? तो पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि बढ़ जाती है। एक कण का द्रव्यमान m है, संवेग p है, इसकी गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो p²/2m एक कण का द्रव्यमान m और संवेग p होने पर उसकी गतिज ऊर्जा होगी। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अपकेंद्र बल के प्रभाव से होता है, जो इसे किससे प्राप्त होता है? तो पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगने वाले गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त होता है। घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा कौन सी होती है? तो स्थितिज ऊर्जा घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित ऊर्जा है। कक्षा में अंतरिक्षयान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है, इसीलिए भारहीनता का अनुभव होता है। न्यूटन के गति के तीसरे नियम के अनुसार क्रिया तथा प्रतिक्रिया के संबंध बल कैसे होते हैं? तो हमेशा भिन्न भिन्न वस्तुओं पर ही लगते हैं। प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, ये न्यूटन का तीसरा नियम है। जल में तैरना न्यूटन के किस नियम से संभव है? तो जल में तैरना न्यूटन के तीसरे नियम से संभव है। दलदल में फंसे व्यक्ति को लेट जाने की सलाह दी जाती है, क्यों? तो क्षेत्रफल अधिक होने से दाब कम हो जाता है, इसीलिए व्यक्ति को लेटने की सलाह दी जाती है। बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्यों? तो दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है, इसीलिए टुकड़े आपस में दबाने पर चिपक जाते हैं। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है? तो 1/6 गुरुत्वाकर्षण भाग जो है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है। किसी पिंड के द्रव्यमान तथा भार में अंतर होता है, क्यों? तो द्रव्यमान स्थिर रहता है जबकि भार परिवर्तनीय होता है, इसीलिए अंतर होता है। किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता जब तक उस पर कोई बाह्य सक्रिय ना हो। यह क्या है? तो यह न्यूटन का गति का प्रथम नियम है।
कौन सा नियम इस कथन को वैध ठहराता है कि द्रव्य ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही उसका विनाश? तो ऊर्जा संरक्षण का नियम ये बतलाता है कि द्रव्य का ना ही सृजन किया जा सकता है ना ही विनाश। ऑटोमोबाइल में प्रयुक्त द्रवचलित ब्रेक एक प्रत्यक्ष अनुप्रयोग है। तो किसके सिद्धांत पर द्रवचलित ब्रेक काम करते हैं? तो पास्कल के सिद्धांत पर काम करते हैं। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त होती है? तो पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से द्रव्यमान प्राप्त होता है। शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण कैसा होता है? तो समान त्वरण होता है। दो वेक्टर जिनका मान अलग है उनका परिणाम कभी शून्य नहीं हो सकता है। त्वरण ज्ञात करने का सूत्र क्या है? तो त्वरण ज्ञात करने का सूत्र, त्वरण का सूत्र क्या है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। और इसका सूत्र आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैंने आपके लिए उसकी इकाई बता दी। रेल की पटरियां अपने वक्रों पर किस कारण से झुकी होती हैं? तो रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल को प्राप्त किया जा सके, इसीलिए पटरियां जो है अपने कर्व्स पर झुकी होती हैं। साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है? तो वह झुकता है ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे बचाए रखे गिरने से। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ से घूमता है तो वह किसको झुकता है? तो कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह अंदर की ओर झुकता है। क्रीम सेपरेटर में दूध से वसा को किस कारण से अलग करते हैं? तो क्रीम सेपरेटर में दूध से वसा को अपकेंद्रीय बल के द्वारा अलग किया जाता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो नाभिकीय संलयन के द्वारा सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न कैसे होती है? तो नाभिकीय संलयन से सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। पानी के एक गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ पिघलती है तो पानी के स्तर पर क्या प्रभाव रहेगा? तो बर्फ का टुकड़ा पिघलने पर पानी का स्तर वही रहेगा। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाती है, क्यों? तो जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है, इसीलिए बोतल टूट जाती है। लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है किस कारण से? तो कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल चढ़ता है। साबुन के बुलबुले के अंदर का दाब कैसा होता है? तो वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है बुलबुले के अंदर का दाब। जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव कैसा होता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाता है। आर्किमिडीज का नियम किससे संबंधित है? तो आर्किमिडीज का नियम जो है प्लवन से, तैरने से संबंधित है। तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? तो तेल का पृष्ठ तनाव जल से कम होता है, इसीलिए तेल जल के तल पर फैल जाता है। द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण क्या है? तो पृष्ठ तनाव द्रव की बूंद की आकृति गोलाकार होने का कारण है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है किसके कारण? तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने के कारण होती है, तो द्रव की बूंद गोल पृष्ठ तनाव के कारण आकार लेती है। स्थिर पानी में मिट्टी का तेल डालने पर मच्छर कम होते हैं, क्यों? तो लार्वा में सांस में बाधा डालते हैं। मिट्टी का तेल जो है लार्वा की सांस में बाधा डाल देता है, जिससे वो सांस नहीं ले पाता और फिर वो मर जाते हैं। पानी से निकालने पर शेविंग ब्रश में बाल क्यों चिपक जाते हैं? तो पृष्ठ तनाव के कारण ऐसा हो पाता है। स्थिर गति से जा रही खुली कार में बैठा एक बालक गेंद को हवा में सीधे ऊपर फेंकता है। गेंद कहाँ गिरेगी? तो गेंद उसके हाथ में ही गिरेगी। जेट इंजन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो रैखिक संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जेट इंजन काम करता है। दूध से मक्खन निकाल लेने पर दूध का घनत्व कैसा हो जाता है? तो दूध का घनत्व घट जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका भार कैसा होता है? तो उसका भार घट जाता है। जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी की जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा कितनी हो जाती है? तो उसकी गतिज ऊर्जा चौगुनी हो जाती है। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में सीधे खड़े नहीं रह सकते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, इसीलिए वो सीधे नहीं खड़े रह सकते हैं। संवादक जो एग्जॉस्ट होते हैं वो कमरे की छत के निकट लगाए जाते हैं, क्यों? क्योंकि सांस से छोड़ी गई गर्म हवा ऊपर उठती है और फिर एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर चली जाती है, इसीलिए एग्जॉस्ट ऊपर होते हैं दीवार में। हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही बाहर क्यों निकल जाती है? क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब में कमी आ जाती है, इसीलिए ऐसा होता है। धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं।
जो आपके शॉकअप होते हैं वो स्टील के क्यों बनते हैं? क्योंकि स्टील की प्रत्यास्थता अधिक होती है। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों? क्योंकि यह सूर्य चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है क्योंकि यह इसका गैसों का जो वर्ग माध्य मूल वेग है इसके पलायन वेग से जो है ज़्यादा है। एक हॉर्स पावर कितने वॉट का होता है? तो ये 746 वॉट का होता है एक हॉर्स पावर। एक कार 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, मीटर प्रति सेकंड में इसको कैसे व्यक्त करेंगे? तो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो इसको 5/18 से भाग दे देंगे तो 10 मीटर प्रति सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। तूफान की भविष्यवाणी किससे की जाती है? तो जब जो वायुमंडलीय दाब मापने वाला जो यंत्र होता है उसमें अचानक गिरावट आती है तब तूफान आने की भविष्यवाणी होती है। मनुष्य के शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है? तो मनुष्य के शरीर में कुल 206 हड्डियां होती हैं। मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड से 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक, जो 37 डिग्री सेल्सियस या सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट में 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मनुष्य का हृदय कितने कोष्ठ का होता है? तो मनुष्य का हृदय जो है 4 कोष्ठ का होता है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। मानव शरीर के स्वस्थ मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मानव शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का वजन 1350 से 1400 ग्राम तक का होता है। मानव खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? तो मानव खोपड़ी में कुल 8 हड्डियां होती हैं। स्वस्थ मनुष्य की सांस लेने की दर कितनी है? तो 16 से 18 बार सांस लेता है 1 मिनट में मनुष्य। दांत का सबसे कठोर तत्व क्या है? तो एनामिल दांत का सबसे कठोर तत्व होता है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो शरीर के वेट का 65 से 80% या शरीर में 65 से 80% जो है बॉडी में जल उपस्थित रहता है। मनुष्य के शरीर में रक्त की मात्रा कितनी होती है? तो ब्लड मनुष्य में जो है 5 से 6 लीटर उपस्थित रहता है। मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन किस अंग से प्रारंभ होता है? तो मनुष्य के शरीर में भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। मानव शरीर की ताप नियंत्रित ग्रंथियां कौन सी हैं? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि मानव शरीर में तापमान को नियंत्रित करती है। सामान्य मनुष्य का रक्तचाप ब्लड प्रेशर कितना होता है? तो 120/80 सामान्य मनुष्य का ब्लड प्रेशर होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का कितना प्रतिशत होती है? तो टोटल वेट का 7% मानव शरीर में रक्त होता है। मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत लिवर मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो त्वचा मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ा अंग है। सर्वदाता रक्त समूह कौन सा ग्रुप कहलाता है? तो ब्लड ग्रुप ओ सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है। सर्वग्राही की अगर बात करें तो कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है? तो सर्वग्राही कहलाएगा ब्लड ग्रुप ए बी। सर्वग्राही मतलब सभी से ले सकने वाला ब्लड ग्रुप। पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ होता है? तो पचे हुए भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम या प्रमस्तिष्क कहलाएगा। टीबिया नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो टीबिया नामक हड्डी जो है पैर में पाई जाती है। मनुष्य के यूरिन का पीएच कितना होता है? तो लगभग 6 जो है मनुष्य के यूरिन का पीएच होता है। मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण किससे होता है? तो प्रोटीन के द्वारा मानव शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। मनुष्य के शरीर में विटामिन ए किस अंग में संचित रहता है? तो यकृत या लिवर में मनुष्य के शरीर में विटामिन ए जो है संचित रहता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। 25 तक कर लिया, अब देन हम फिर से 25 से पढ़ेंगे। तो देन हम फिर पढ़ रहे हैं ना। तो मनुष्य के दांतों और हड्डियों में क्या होता है? तो मनुष्य के दांतों और हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस होता है। आप नंबरिंग मत देखिएगा, क्वेश्चंस जो हैं 168 क्वेश्चंस है, 100+ क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, तो नंबरिंग पर गौर मत करिएगा, आप क्वेश्चंस पढ़ते जाइए, ठीक है।
मनुष्य के दांतों और हड्डियों में क्या होता है? तो कैल्शियम एवं फास्फेट मनुष्य के दांतों और हड्डियों में होता है। मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसको मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, पीयूष ग्रंथि भी बोलते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है। मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहते हैं? तो मानव शरीर का ब्लड बैंक जो है प्लीहा या स्प्लीन को कहते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो 23 सेकंड का समय लगता है मनुष्य के शरीर में ब्लड के सर्कुलेशन होने में, पूरे शरीर में। श्वेत रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं? तो श्वेत रक्त कणिकाओं को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। और लाल रक्त कणिकाओं को क्या कहते हैं? तो लाल रक्त कणिकाओं को इरिथ्रियोसाइट कहते हैं। रक्त कणिका का निर्माण कहाँ होता है? तो बोन मैरो, अस्थि मज्जा में रक्त कणिका का निर्माण होता है। श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल कितना होता है? तो 2 से 4 दिन का श्वेत रक्त कणिका का जीवन काल होता है। क्यों इतना कम? क्योंकि ये शरीर की आर्मी कहलाती हैं। शरीर में एंटर होने वाले जो बैक्टीरियाज होते हैं या शरीर को नुकसान पहुंचाने वाले रोगाणु होते हैं, उनसे लड़ती हैं ये, और इसी कारण इनकी जो है आयु बहुत कम होती है। लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो 20 से 120 दिन लाल रक्त कणिकाओं का जीवन काल होता है। मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 639 मानव शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिंग निर्धारण किसके क्रोमोसोम पर होता है? तो पुरुषों के क्रोमोसोम पर निर्भर करता है लिंग निर्धारण। मानव शरीर में गुणसूत्र क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 गुणसूत्र या क्रोमोसोम होते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। मनुष्य के शरीर में प्रतिदिन यूरिन कितना बनता है? तो प्रतिदिन मनुष्य के शरीर में 1.5 लीटर यूरिन बनता है, 1.5 लीटर। आरएच फैक्टर के खोजकर्ता कौन थे? तो लैंस स्टीनर आरएच फैक्टर के खोजकर्ता थे। लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? तो टाइलिन एंजाइम लार में पाया जाने वाला एंजाइम है। रक्तचाप बीपी किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से बीपी या रक्तचाप मापा जाता है। मनुष्य के शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है? तो मनुष्य के शरीर में 20 प्रकार के अमीनो अम्ल पाए जाते हैं। मानव यूरिन किसके कारण दुर्गंध देता है? तो मानव यूरिन में यूरिया उपस्थित होने के कारण दुर्गंध आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पित्त किसके द्वारा स्त्रावित होता है? तो पित्त जो है लिवर, यकृत के द्वारा स्त्रावित होता है। मानव ब्लड को शुद्ध कौन करता है? तो वृक्क या किडनी मानव रक्त को शुद्ध करती है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर हड्डी, जो जांघ की हड्डी होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो स्टेपीज, कान में उपस्थित हड्डी मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी होती है? तो जबड़े की हड्डी जो होती है मनुष्य के शरीर की सबसे मजबूत हड्डी होती है। मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कैलोलॉजी मनुष्य के सौंदर्य का अध्ययन कहलाता है। अब मैं 2020 में हाल ही में जो एसएससी के एग्ज़ाम हुए हैं और जो अभी सीएचएसएल के एग्ज़ाम हो रहे हैं, उनमें जो साइंस के क्वेश्चंस पूछे गए हैं शिफ्ट में, उन सभी साइंस के क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ। मानव शरीर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, तो देख रहे होंगे आप स्क्रीन पर। सर्वदाता रक्त समूह पूछा गया था, तो ब्लड को जो है सर्वदाता रक्त समूह है। सर्वग्राही रक्त समूह पूछा गया, ब्लड AB सर्वग्राही रक्त समूह होता है, ब्लड ग्रुप सर्वग्राही जो है AB ब्लड ग्रुप होता है। RH फैक्टर किससे संबंधित है? तो RH फैक्टर रक्त से संबंधित है। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंस स्टीनर, इसका सही उत्तर हो जाएगा। एक प्रकार से आपका रिवीजन हो रहा है, मतलब हाल ही में हुए एसएससी, रेलवे और अन्य एग्जाम में जो क्वेश्चंस अभी 2019-20 के हालिया एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं, तो ये वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ। तो देखिए, आपने जो क्वेश्चंस मैंने आपको बताए सेम वही के वही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, तो आप एक बार रिवीजन कर लीजिए अपना। RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? तो लैंस स्टीनर एवं विनर RH फैक्टर के खोजकर्ता हैं। रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो वृक्क, किडनी रक्त को शुद्ध करती है। वृक्क का भार होता है तो 150 ग्राम भार होता है किडनी का। रक्त एक विलयन है, तो रक्त एक क्षारीय विलयन है।
रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। हृदय की धड़कन किससे नियंत्रित करते हैं? तो पेस मेकर के द्वारा हृदय की धड़कन नियंत्रित करते हैं। शरीर से हृदय की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियां क्या कहलाती हैं? तो शिरा कहलाती हैं। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनियां क्या कहलाती हैं? तो धमनी कहलाती हैं। जराविक सेवन क्या है? तो जरावक सेवन कृत्रिम हृदय है। शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? तो रक्त के द्वारा होता है। छोटी अस्थि सबसे कौन सी है? तो स्टेपीज मध्य कर्ण में स्थित होती है। सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? फीमर जांग में स्थित होती है। सबसे लंबी पेशी कौन सी है? तो सर्टोरियास पेशी सबसे बड़ी पेशी है। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। पुनरुद्भवन की क्षमता मतलब एक बार जो अंग खराब हो जाए तो दोबारा फिर से वो अच्छा हो जाता है। तो लीवर अगर एक बार खराब हो जाए तो वो दोबारा से भी जबरदस्त हो जाता है, मतलब उसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। सबसे कम पुनरुद्भवन क्षमता तो मस्तिष्क में। आपसे अगर मस्तिष्क में किसी भी प्रकार की कोई कोशिका नष्ट होती है तो मस्तिष्क में कभी भी कोई भी दोबारा से ट्रीटमेंट अपने आप को मस्तिष्क नहीं करता है। मतलब एक बार अगर कोशिका खराब हो गई तो मतलब मस्तिष्क भी पूरी तरीके से उसको डैमेज हो जाता है, फिर वो दोबारा से अपने आप को सही नहीं कर पाता है। शरीर का सबसे कठोर भाग तो दांत का एनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग। सबसे बड़ी लार ग्रंथि तो पैरोटिड लार ग्रंथि शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि। सबसे छोटी WBC कौन सी है? तो लिम्फोसाइट सबसे छोटी WBC है। सबसे बड़ी WBC कौन सी है? मोनोसाइट सबसे बड़ी WBC है। सबसे बड़ी शिरा कौन सी है? तो एंफीरियर शिरा जो है सबसे बड़ी शिरा है। RBC का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन RBC का जीवन काल होता है। रुधिर का थक्का बनाने का समय कितना होता है? तो 2 से 5 दिन तक रुधिर का थक्का बन जाता है। आनुवांशिकी का पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ये तो आपको पता ही होगा। हरगोविंद खुराना ने नोबेल पुरस्कार जीता था DNA से संबंधित खोज के लिए, उनको ये नोबेल पुरस्कार मिला था। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं, मैं आपको डायरेक्ट पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46। अगर जोड़ों की बात करें तो 23 जोड़े। चेचक का टीका किसने खोजा? एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज की। स्वस्थ मनुष्य के शरीर का रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.4 स्वस्थ मनुष्य के शरीर के रक्त का पीएच होता है। लाल रक्त कणिकाएं RBC का निर्माण कहाँ होता है? तो अस्थि मज्जा में RBC का निर्माण होता है। कोशिका की खोज अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने की थी। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। नवजात बच्चों के शरीर में 300 प्लस हड्डियां होती हैं। नॉर्मल हमारे शरीर में 206 हड्डियां होती हैं, नवजात बच्चों के शरीर में 300 प्लस हड्डियां होती हैं। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी को फीमर कहते हैं, जो कि जांघ की हड्डी होती है। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस कहलाती है, जो कि कान की हड्डी होती है। मनुष्य की छाती में दोनों तरफ 12-12 पसलियां होती हैं। RBC का कब्रिस्तान यकृत, प्लीहा, स्प्लीन को कहते हैं। रक्त का थक्का बनाने के लिए विटामिन K सहायक होता है। रक्त समूह एवं RH तत्व की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की थी। AB रक्त समूह एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसलिए यह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है। O रक्त समूह में एंटीजन नहीं होता है, इसीलिए यह सर्वदाता कहलाता है। मनुष्य के हृदय का लगभग 300 ग्राम वजन होता है। स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य का ब्लड प्रेशर 120/80 होता है। सिस्टोलिक 120 होता है, डायस्टोलिक 80 होता है। यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण यूरिन का रंग जो है हल्का पीला होता है। एलिजा परीक्षण जो है एड्स बीमारी के HIV वायरस का पता लगाने के लिए किया जाता है। टिटनेस से शरीर का तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त का औसतन 5 से 6 लीटर समावेश होता है, या 5 से 6 लीटर स्वस्थ मनुष्य के शरीर में रक्त होता है। मनुष्य के रक्त का शुद्धिकरण किडनी में होता है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि मस्तिष्क में होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत ग्रंथि है। इंसुलिन की खोज बेंटिंग एवं बेस्ट ने की थी। वस्तु का प्रतिबिंब आंखों के रेटिना में बनता है। नेत्रदाता में दाता की आंख का कॉर्निया का दान किया जाता है। त्वचा कैंसर सूर्य की परावैंगनी किरणों से होता है।
किडनी में बायोम कैप्सूल पाया जाता है। सिरोसिस बीमारी लीवर को प्रभावित करती है। एल्ब्यूमिन रक्त प्रोटीन के बीच प्लाज्मा में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। एपिनेफ्रीन हार्मोन हृदय की समस्याओं के इलाज के लिए एक दवा के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। 2 साल की उम्र में बच्चे के आहार में सबसे अधिक प्रोटीन शामिल करना चाहिए। पचा हुआ भोजन ज़्यादातर छोटी आंत के माध्यम से अवशोषित होता है। कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों में सबसे व्यापक रूप में मिलने वाला खनिज है। हमारे शरीर में अग्नाशय पाचन तंत्र का एक हिस्सा है। रक्त अल्पता आमतौर पर शर्करा के कारण होती है। रक्त में लौह तत्व पाया जाता है। उस लौह तत्व को क्या कहते हैं? टाइफाइड से आंत प्रभावित होती है। आपको बताना है टाइफाइड किसके प्रदूषण के कारण होता है। तो ये थे साइंस के वो क्वेश्चंस जो जनरली एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस यूनिवर्सल ट्रुथ के जैसे हैं, कभी चेंज ही नहीं हो सकते। ये हैं तो हमेशा यही रहेंगे। तो इनको 1-2 बार पढ़ के याद कर लीजिए। फैक्ट आपके लिए भी फ़ायदेमंद रहेंगे, प्लस आपके दोस्तों के लिए भी फ़ायदेमंद रहेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो की लिंक को शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर पर डे 3 वीडियो अपलोडेड होते हैं। सुबह 6 बजे एक वीडियो, सुबह 10 बजे एक वीडियो और शाम को 7 बजे एक वीडियो। टाइम फिक्स है, इस टाइम पर वीडियो अपलोड होना ही होना है। जो क्वेश्चंस आपके लिए कराए जा रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं जिन भी एग्जाम में साइंस आती है। तो ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा वीडियो लाइक करिएगा। और अगर आप हमसे लाइव पढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वीडियोस के लिंक पर क्लिक करते हुए इससे पुराने वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। और लाइव क्लास के लिए हमारा नया चैनल ऑल एग्ज़ाम गाइड गुरु 2.0 भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट करें, हम आपके कमेंट पर रिप्लाई करेंगे, आपको बताएंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम है सॉल्व की जाएगी लाइव क्लास से रिलेटेड या इससे पहले वाले वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं उससे रिलेटेड। तो कमेंट ज़रूर करें, हम आपके कमेंट का वेट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो।